हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिनसे आपको आने वाले एग्ज़ाम या हमारे हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है NTA UGC नेट का, उसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो, जिससे कई सारे दोस्तों को उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों हम आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो हम यूपी PCS जो प्री एग्ज़ाम हुआ है आज 2023 को, यानी कि आज की तारीख में 14 मई में जो ये पेपर हुआ है यूपी PCS का, उसके अंदर इतिहास विषय के कितने प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, इन सब के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जिन लोगों ने यूपी PCS का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, उनके राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इतिहास से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी भर्ती एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यूपी PCS हुआ, MP PCS हुआ, या असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे लेकर आई जाती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम हमारे यूपी PCS का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर इतिहास के जो क्वेश्चन हैं, लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। लगभग 27-28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, उनके राइट आंसर क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, इसके अंदर हम आज यूपी PCS के जो प्री एग्ज़ाम हुआ है, जो आज ही की तारीख में 14 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है, उस जो सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम हो चुका है, उसके अंदर हम इतिहास के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि इसमें लगभग 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 150 क्वेश्चन में हम 25 से 28 क्वेश्चन के लगभग जो इतिहास विषय से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, उन सभी के जो भी ऑप्शन है उनकी भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्यात्मक चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस एग्ज़ाम के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि हमने यहाँ पे सीरियल से नहीं लगाया, मगर आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 में बरेली, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, में क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों, बरेली के अंदर क्रांति का जो नेतृत्व, मतलब जो 1857 का विद्रोह जब चल रहा था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था, देख लेते हैं। नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या खान बहादुर खान। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल इसका आंसर भी बिल्कुल इजी है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों खान बहादुर खान जो थे, इन्होंने बरेली में रहकर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ की। तो लखनऊ के अंदर रहकर बेगम हजरत महल ने, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने पुत्र बिजरिस कादर जो थे, इनके पुत्र, उनके सपोर्ट में रहकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ से। अगर इलाहाबाद की अगर बात करें दोस्तों, तो इलाहाबाद और कानपुर में रहकर नाना साहेब ने, जो पेशवा थे नाना साहेब, मराठा साम्राज्य के जो पेशवा रहते हैं आखिरी, जिनका नाम धोधू पंत रहता है वो, और इनका एक सेनापति होता है तात्या टोपे, दोनों मिलकर कानपुर और इलाहाबाद में रहकर ये अपना 1857 की क्रांति का ये नेतृत्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंवर सिंह की। तो ये जगदीशपुर के राजा होते हैं, जगदीशपुर जो बिहार के अंदर स्थित है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मतलब हर तरह के एग्जाम में ये कुंवर सिंह के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर बिहार का अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पे कुंवर सिंह का नाम आता, और कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु के साथ ही 1857 की क्रांति का अंत माना जाता है, मतलब सबसे अंत में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई होता है अमर सिंह, वो अमर सिंह इस जगह से क्रांति का नेतृत्व करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और रहा सवाल अपने इस क्वेश्चन का दोस्तों, बरेली से जो नेतृत्व किया है वो खान बहादुर खान ने किया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, EV रामास्वामी नायंकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रामास्वामी नायंकर, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है दोस्तों,
इस तरीके का। और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था दक्षिण भारत के अंदर, स्वाभिमान आंदोलन, उसके भी नेतृत्व करता थे ये। तो आप देख लेते हैं दोस्तों इनके बारे में क्या गलत है, मतलब क्या सही है, ये पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इन्होंने असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस आंदोलन के अंदर रामास्वामी नायंकर जो थे, इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से दोस्तों इनका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही माने जाएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 ना ही। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों कथन सही है। तो इन्होंने आंदोलन में भाग भी लिया था और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था 1925 में। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी किताब का जो नाम है, इन्होंने अपने रामायण की जो रचना की थी दोस्तों, उन्होंने अपने हिसाब से रचना की थी और उसको सच्ची रामायण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो दोस्तों किस नेता ने इसका गठन किया था 1918 के अंदर? 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन पूछा गया है यहाँ पे। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने जो है 1918 के अंदर संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी। अगर हम बात करें दोस्तों किसान सभा की, जो अगर बात करते हैं, अगर अखिल भारतीय किसान सभा जो बिहार के अंदर उसकी स्थापना की गई है, बाद में जाके उत्तर प्रदेश के अंदर इसके अधिवेशन होते हैं, तो उसकी अगर स्थापना अगर पूछी जाती दोस्तों, उसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक किसान यूनियन की भी स्थापना है बाबा रामचंद्र के द्वारा की जाती है। तो ये भी इनके बारे में भी एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, उसके अंदर ये जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। अब इसका जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो भागदू के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खास करके अगर वैदिक लिटरेचर, अगर आप जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी, तो आपको वैदिक लिटरेचर को मतलब वैदिक काल का अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो उसमें आपको एक तो वैदिक लिटरेचर पढ़ना होगा, दूसरा उत्तर वैदिक कालीन जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों को पढ़ना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो भागदू का संबंध किससे था दोस्तों? जंगलों के प्रधान अधिकारी, राजस्व जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत या जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। तो दोस्तों राजस्व जमा करने वाला जो समाहर्ता होता है उसे ही भागदू कहा जाता है। और भागदू से एक आपको रिलेट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि भाग और बलि नामक एक कर हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। भाग और बलि, तो उन्हीं को वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था वही भागदू कहलाता था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरक संहिता से क्वेश्चन पूछा गया है। चरक संहिता जो है महान जो चरक है, काय चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों चरक, उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। तो इसके अंदर कितने अध्याय और खंड है ये पूछा गया। तो कितने अध्याय हैं और कितने खंड है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। 120 अध्याय और 8 खंड, 80 अध्याय और 7 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड, 60 अध्याय और 8 खंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा, इसका जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें 120 अध्याय है और 8 खंड है। तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चरक संहिता के बारे में एक और बाबर पांडुलिपि के अंदर भी इनकी जानकारी मिलती है। जो बाबर पांडुलिपि मिली है दोस्तों गोभी मरुस्थल से, उसके अंदर चरक संहिता का जो कंटेंट दिया गया है वो उस पांडुलिपि के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। और चरक को काय चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हर एग्जाम के अंदर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एनटीए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हर हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जितने भी रिलेटेड उनकी संस्था है, उन्होंने एनआईए का गठन किया, उनके क्या क्या उन्होंने अपना कार्यक्रम इन्होंने स्थापित किया, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो दोस्तों इन्होंने कई सारी रेजिमेंट का गठन किया था, जिसमें महात्मा गांधी रेजिमेंट, सरदार वल्लभ भाई रेजिमेंट और सुभाष रेजिमेंट। तो इस तरीके से दोस्तों
महिला रेजिमेंट भी का उन्होंने गठन किया था, इसका नाम पूछा गया है। तो भारत माता रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट या वीरांगना रेजिमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके अलावा देख लेते दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं दोस्तों। वह 1611 में जेम्स के दूत के रूप में भारत आया था। तो दोस्तों ये तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये 1611 में नहीं आया था। और ये किस सन के अंदर भारत में आया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जहांगीर के शासनकाल में, जो मुगल सम्राट होता है जहांगीर, उसके शासनकाल में ये भारत में आया था। मगर ये किस डेट में ये भारत आया था और किस डेट में, मतलब एक साल में तो ये भारत आता है और उसके दूसरे साल में ये जहांगीर के दरबार में जाता है। तो ये दोनों डेट आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं दोस्तों, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब ये जहांगीर के दरबार में जाता है तो तुर्की के रूप में ही अपना जो होता है, दरबार में जाकर तुर्की का रूप में ही अभिवादन पेश करता है जहांगीर को। तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। केवल 2 इसमें सही माना जाएगा और 1611 ये गलत है, क्योंकि 1611 में ये नहीं आया था। और ये किस डेट में ये आया था, मतलब किस सन में ये आया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों, कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा, शांति घोष और अरुणा असफ अली। तो दोस्तों इसके अंदर जो कनकलता बरुआ है ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। मातंगनी हजारा के बारे में आता है कि इनके बंदूक लग जाती है और एक हाथ से ये तिरंगा पकड़ती है और उसके बाद फिर दूसरी गोली लग जाती है। तो ये भी वीरांगना भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये शहीद हो जाती है। शांति घोष के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। शांति घोष का संबंध, शांति घोष शायद इसके अंदर शांति घोष और अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली का भी संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो इसमें थोड़ा बहुत जो डाउट दिख रहा है दोस्तों, ये शांति घोष का था। तो शांति घोष का हो सकता है कि शांति घोष इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो कौन सा इसमें महिला जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पे आपको कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा और अरुणा आसफ अली के संबंध में तो जानकारी मिलती है, मगर शांति घोष के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो हो सकता है दोस्तों ये राइट आंसर माना जा सकता है इसका, और नहीं भी तो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड भी होने की संभावना लग सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से कुछ मुगल शासक के दरबार में परिष्कृत हुई थी, यानी कि विकसित हुई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही भारतीय संगीत का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। तो ये राइट आंसर माना जाएगा। और ये अख्तर पिया के नाम से अपनी रचनाएं लिखा करता था। और संगीत के जो महान तबला वादक और जो जिन्होंने तबला का आविष्कार किया, खुसरो खां, उनका संबंध भी जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसके दरबार से माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है आपको, नरेश मंडल। दूसरा नाम मिलता है नरेंद्र मंडल। तो नरेंद्र मंडल की जो स्थापना की गई थी, तो वो किस अधिनियम के पश्चात की गई थी, मतलब किस अधिनियम के अंदर इस चीज़ का उल्लेख देखने को मिलता है? तो 1953 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1793 का अधिनियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा 1919 का जो अधिनियम था उसके थ्रू ये 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी कि नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। 1921 के अंदर ये गठन किया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है और नरेश मंडल भी इसको कहा जाता है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायित्व था? तो दोस्तों कौन उत्तरदायित्व था देख लेते हैं इसका। तो कौन से यूनियन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा संघ, दूसरा युगांतर, तीसरा यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ और चौथा है अनुशीलन समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो माना जाएगा युगांतर समूह के द्वारा, युगांतर जो यूनियन थी उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। और इसके अंदर
जो मुख्य भूमिका थी दोस्तों रास बिहारी बोस की और सचिंद्र नाथ सन्याल की थी। तो इस घटना के बाद रास बिहारी बोस जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं और ये 1942 के अंदर जो भारत के सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आईएनए की स्थापना की जाती है उसकी शुरुआत रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। एक रास बिहारी बोस जो है ये इस घटना को अंजाम देते हैं और एक रास बिहारी घोष होते हैं दोस्तों। तो बोस और घोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोस का संबंध तो इस घटना से रहता है और घोष जो होते हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसके अंदर अध्यक्ष बनते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रास बिहारी बोस जो है इस घटना से जुड़े हुए रहते हैं और इसका जो यूनियन था वो युगांतर यूनियन का साथ नाम जुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर और कौन कौन से नाम जुड़े होते हैं दोस्तों? मास्टर अमीर चंद, मास्टर अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। तो इन सभी लोगों को 13 व्यक्तियों को इसके अंदर केस के अंदर इनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें रास बिहारी बोस जो रहे वो जापान चले जाते हैं और ये 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होगी। और ये घटना को अंजाम दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को दिया जाता है, जब ये काफिला उनका काफिले के ऊपर मतलब दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहाँ से जब गुजर रहा था तो उसी के ऊपर ये बम फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो मध्यकालीन लिटरेचर है उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और लिटरेचर में भी खास पूछा तो आपको ये जो साहित्य की रचना है उनको मिलाने का दिया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया ये एनटीयूजीसी नेट के अंदर लगभग 2 से 3 बार आ चुका है ऑलरेडी। तो मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाज उस सलातीन और रियाज उल इंसा। दूसरी तरफ दिया गया है यहाँ पे बंगाल का इतिहास, बहमनी अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह और गुजरात विजय के बारे में जानकारी। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन अगर एक भी ऑप्शन अगर आपको याद है तो उससे आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको किससे मिलाना है दोस्तों? रियाज उल इंसा से। तो रियाज उल इंसा का जो संबंध था महमूद गवाह का जो पत्र थे उनका संकलन जो था वो रियाज उल इंसा के नाम से था। तो दोस्तों आपको डी का 3 देखना है बस आपको। तो डी का 3 तो आपको 3 ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ भी डी का 3 है, यहाँ भी डी का 3 है, यहाँ भी डी का 3 है। तो ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए मिरात सिकंदरी का संबंध गुजरात विजय से है। इसी के अंदर आपको सिकंदर लोदी जो है एक गुजरात सल्तनत के बारे में स्टेटमेंट देता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये गुजरात विजय का जो जानकारी है दोस्तों मिरात सिकंदरी के अंदर मिलती है। तो ए का 4 कहाँ दे रखा है दोस्तों? डी का 3 और ए का 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किस हिसाब से हो जाएगा? बुरहान मासिर के जो लेखक है दोस्तों उन्होंने बेहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है और रियाज उस सलातीन का संबंध बंगाल के इतिहास से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है रियाज उस सलातीन और मिरात सिकंदरी, ये 2 वाले स्टेटमेंट आपको कई सारे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख ले दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था? तो शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल है इजी, जैनुल आबदीन के द्वारा कश्मीर के अंदर जजिया कर को समाप्त किया जाता है और गो हत्या को समाप्त किया जाता है। इसके अलावा सती प्रथा को शुरू किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि कश्मीर के अंदर सती प्रथा को शुरू किसने करवाया था, मतलब सती प्रथा को प्रतिबंध जो लगाया था वो सिकंदर शाह ने लगाया था। मगर सिकंदर शाह के बाद जैनुल आबदीन आता है। तो जैनुल आबदीन आकर हिंदुओं की भावना आहत ना हो इनको ध्यान में रखते हुए जजिया कर को समाप्त कर देता है, गो हत्या को समाप्त कर देता है और सती प्रथा को फिर से शुरू कर देता है दोस्तों। और सिकंदर जैनुल आबदीन को द्वितीय अकबर कहा जाता है और सिकंदर सानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपने पुत्रों की शिकायत के लिए बूढ़ा मतलब अपने ओल्ड एज में जाने के बाद इन्होंने अपने बच्चों से जब शिकायत हुई थी तो उन शिकायतों के लिए अपना एक ग्रंथ की रचना की थी जिसको शिकायतनामा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह के आरंभ में सम्मिलित नहीं है? तो मतलब गलत बताना है यहाँ पे। झांसी का विद्रोह 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ में 4 जून 1857 और मेरठ में 10 मई 1857। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं 1857 की जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे के द्वारा कैप्टन बाग की हत्या कर दी जाती है। तो 29 मार्च 1857 को ये होता है। फिर उसके बाद इसकी खबर मेरठ में जब फैलती है तो मेरठ में जब मंगल पांडे की फांसी हो जाती है अप्रैल 1857 में, तो उसकी खबर जब मेरठ पहुंचती है तो मेरठ के अंदर
विद्रोह हो जाता है 10 मई 1857 को। और ये पूरे मेरठ के जो सैनिक हैं ये कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली पहुंच जाते हैं ये 11 मई 1857 को, और 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुन लेते हैं और विद्रोह का बिगुल पूरे देश के अंदर फूंक जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको 4 जून के अंदर लखनऊ के अंदर आपको 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 5 जून या 4 जून के अंदर आपको झांसी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो 11 मई है दोस्तों ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जून 1857 के अंदर क्रांति हुई थी झांसी के अंदर। और झांसी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रारंभिक जो नेतृत्व था दोस्तों वो काले खां ने किया था, मगर उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत माना जाएगा। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत बताना है। तो शाह तुर्कान जो थी इल्तुतमिश की पत्नी थी, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इल्तुतमिश की मतलब एक रखेल की तरह ये थी, तो ये पत्नी मानी जाएगी, क्योंकि रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है, रजिया सुल्तान से पहले इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है, उससे पहले रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और रजिया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से एक शासक बनता है। वो शासक इसी शाह तुर्कान का पुत्र होता है। तो इसके समय काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो जाता है, तो उसके बाद रजिया के द्वारा इसको हटाकर और खुद रजिया सुल्तान बन जाती है। फिर हमीदा बानो बेगम का संबंध अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से है, तो ये गलत माना जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी वो तो माहरू थी, और इसके अलावा आपको कमला देवी थी। ये 2-3 पत्नियाँ अलाउद्दीन खिलजी की थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, तो ये बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, सही बात है, क्योंकि इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी अपने भाई के लिए। भाई के बारे में जितनी भी जो भी जानकारी थी, हुमायूं की बहन थी, तो उनके लिए हुमायूं नामा की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत माना जाएगा। ये हमीदा बानो बेगम जो थी ये हुमायूं की पत्नी और बाबर की माता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी कि पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर या हड़प्पा? तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो मांडा जो होता है ये कश्मीर के अंदर स्थित है, और ये भारत हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा का यानी कि उत्तर का ये पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा अगर पूरब की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूरब का जो सीमा मानी जाएगी वो आपका आलमगीरपुर मानी जाएगी। तो यह आपका आलमगीरपुर जो है ये पूर्वी सीमा का केंद्र माना जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? तो अंतिम घटना यहाँ पे बताना है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया है इन्होंने। अगर ये बोल देता कि सभी को कालक्रम में सजाना है तो लोगों की हालत खराब हो जाती, मगर यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल इजी कर दिया बता के कि सबसे अंतिम की घटना आपको बताना है। तो होम रूल जो आंदोलन है दोस्तों, ये होम रूल आंदोलन 1915 के अंदर शुरू हुआ था दोस्तों। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें दोस्तों तो 1919 के अंदर हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 से 1920 तक चला था। और मोपला विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1921 के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल माना जाएगा। तो ये केरल के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था, जिसका काफ़ी ज़्यादा नरसंहार देखने को मिला था दोस्तों। तो 1921 के अंदर ये मोपला विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान को यहाँ पे मिलाना है। तो नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुडियम गुफा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका बस दोस्तों अगर एक भी आपको ऑप्शन याद है तो उसी से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो हमको कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों। नेवासा का संबंध महाराष्ट्र से था। तो ए का 3 कहाँ दे रखा? तो ए का 3 ऑप्शन में दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ईसामपुर का जो संबंध था दोस्तों ये डिडवाना का संबंध राजस्थान से है दोस्तों। तो डिडवाना का संबंध सी का 1 देख लेते हैं। तो सी का 1 कहाँ दिया गया है दोस्तों? सी का 1 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 होगा दोस्तों। ईसामपुर का जो संबंध है कर्नाटक से है। तो ईसामपुर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा उपकरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे उपकरण की फैक्ट्री मानी जाती है ईसामपुर को। और गुडियम गुफा जो है तमिलनाडु के अंदर मिलती है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम में है? तो कौन सा एक सही कालक्रम में है दोस्तों? यूनानी, कुषाण और शक। शक, यूनानी, कुषाण, यूनानी, शक, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि कौन पहले आया है, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, या तो यूनानी फिर कुषाण शक, या शक यूनानी कुषाण, तो कौन इसके अंदर सबसे पहले आए ये आपको कमेंट्स करके बताना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है हमको। विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश के शासन व्यवस्था का प्रकाश मिलता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो 3 पुराणों के अंदर जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में तो हो गया आपका मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण में हो गया आपकी गुप्त वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण के अंदर आपको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ये आपको तीनों पुराण को याद रखना है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका 1 और 2 दोनों सही माने जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता, तो ये डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसका राइट आंसर खान बहादुर खान को माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं को शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इनको कालक्रम में सजाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे आपका राइट आंसर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधर राव प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन कट गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। वैसे भी तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये सबसे पहले आएंगे, ये 1 नंबर है। फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम आएंगे दोस्तों, तो ये 2 नंबर है। फिर उसके बाद माधर राव आएंगे दोस्तों, 3 नंबर है। मतलब ये 4 नंबर, इस तरीके से लगा लेते हैं दोस्तों। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर माधर राव आएंगे 3 नंबर, और नारायण राव आएंगे आपके 4 नंबर पर। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ये राइट आंसर माना जाएगा, ये राइट ऑर्डर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, मतलब मिलिंद पन्हो के अंदर किन किन के बारे में जानकारी मिलती है, ये क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों। नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन या नागार्जुन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। मिलिंद पन्हो की जो रचना की है वो नागसेन ने की है, नागसेन के अंदर। और मिलिंद जो मिनांडर है, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है प्रश्न शैली के अंदर, प्रश्न उत्तर शैली के अंदर इस ग्रंथ की रचना की गई है मिलिंद पन्हो की, और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग में इसमें दर्शन और प्रचारक में सही सुमेलित है, तो सही पूछा गया है दोस्तों। और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर देखो कि आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें हमने समझाई है। तो वैशेषिक दर्शन पतंजलि का नहीं है दोस्तों, ये कर्णाद का है। उत्तर मीमांसा जो है बद्रनारायण का है दोस्तों, कपिल का नहीं है। मीमांसा जो है ये गलत माना जाएगा, ये दूसरे का है, या माइंड में नहीं आ रहा। और न्याय गौतम, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से लेकर आखिरी तक, मतलब पहले वाली जमाना, फिर दूसरे वाली जमाना, इस तरीके से। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि, और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक आएगी, जो 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक होती है। इसके बाद दोस्तों प्रारूप समिति का आता है, जो 19 अगस्त 1947 को लगभग इसका गठन किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये वाला डेट आता है, भारतीय संविधान प्रवृत्त होने की तिथि। फिर अंतिम में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका 4 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो कौन किया था दोस्तों? मुल्ला अब्दुल्ला बकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्जा अब्दुल तो इसका राइट आंसर जो है मुल्ला अब्दुल बकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्ज़ा मोहम्मद अली और तालिब अमूली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अजीजुद्दीन खान को माना जाएगा, क्योंकि अजीजुद्दीन खान के द्वारा ही फिरोज तुगलक ने इन 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करवाया था।
और मध्यकाल के अंदर प्रथम शासक जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी वो फिरोज तुगलक माना जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों सिकंदर लोदी को माना जाएगा, फिर उसके बाद अकबर को माना जाएगा। इन 3 शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों हमने सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि उसको करेक्शन कर सके। इसके अलावा दोस्तों जिन भी क्वेश्चनों के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। इसके अलावा जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीसीएस, पीसीएस या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, उन सभी के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करवाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।